चलो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने इस बात को क्लियर कर दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मोस्टली हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। ठीक है ना, और इसमें भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग का हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कशन करना है। क्लियर है? चलिए, अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ना, इसको सबसे पहले बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पार्ट इसके नाम से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल के इसका जो टर्म है ना, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ठीक है, बोला था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना, वो टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस। उससे जितने भी चीजें रिलेटेड या जितने भी ऑर्गन उससे अटैच्ड है ना, वो सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। किसमें आएंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब हर वो टर्म्स, ठीक है ना, जो टेस्टिस से जुड़ा है, क्लियर है ना, वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? सेकेंडरी। जैसे टेस्टिस के ऊपर लगा होता है एपिडिडाइमस, ये भी किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसी से लगा होता है वॉस डिफरेंशिया, किसमें आएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसी से लगा होता है सेमाइनल वेसिकल, किसमें आएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसी से लगा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, किसमें आएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसी के साथ लगा होता है यूरेटर, यूरेथ्रा, किसमें आएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो बेटा कॉपलिंग ऑर्गन होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पेनिस, ये भी किसमें आता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है। ठीक है, मतलब हर वो पार्ट्स टेस्टिस को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, सब के सब किसमें आएंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। किसमें आते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का जो डिफरेंशिएशन किया गया है ना, तो इस बेसिस पे किया गया है कि देखिए ये सारे के सारे ऑर्गन अगर नहीं भी होंगे, क्या बोला गया? नहीं भी होंगे ना, तो एक मेल जो होता है ना, अपनी जो क्वालिटी है ना उसको लूज नहीं करता, लूज नहीं करेगा। मतलब दे हैव एबिलिटी टू बिकम अ फादर। ठीक है ना, अगर किसी के पास एपिडिडाइमस नहीं है, वॉस डिफरेंशिया नहीं है, सेमाइनल वेसिकल्स नहीं है, दिस इज द सेकेंडरी मैटर। ठीक है ना, नहीं है फिर भी उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो फादर बन सकता है, फादर बन सकता है। लेकिन अगर उसके पास टेस्टिस नहीं होगा ना, तो नेवर भी बिकम अ फादर। ठीक है, वो कभी भी फादर नहीं बन सकता। ठीक है ना, इसलिए इसको प्राइमरी और इसको सेकेंडरी टर्म से इंडिकेट किया गया है। बात क्लियर है? ठीक है, अगर हम इसको या फिर कैरेक्टर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, देखिए अगर हम ह्यूमन के केस में अगर इसको डिस्कस करते हैं, तो पहली बात तो ये वन पेयर होता है। कैसा होता है? वन पेयर होता है। ठीक है, दूसरी चीज हमारी बॉडी के अंदर ना, ये आउटसाइड द बॉडी होता है, ये आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी होता है, आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी, मतलब हमारे पेट से बाहर होता है। ठीक है, दूसरी चीज जहां पे होता है ना बेटा, वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। क्या बोला गया? स्क्रोटम। अगर आउटसाइड द बॉडी है ना, तो होगा फाउंड इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोला गया? स्क्रोटम। अब स्क्रोटम को ना आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है ना, स्टेटमेंट है ना बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, स्टेटमेंट है ना, स्क्रोटम एक मसल्स है। क्या है? मसल्स लाइक स्ट्रक्चर है।
जो मसल्स होती है, मसल्स का नाम हम लोग डॉर्टस मसल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे एब्डोमेन कैविटी को बाहर या हमारे टेस्टिस को ना बाहर करता है। एब्डोमेन कैविटी से क्या करता है, बाहर करता है। बाहर करने का मतलब इसके अंदर हमारा टेस्टिस प्रेजेंट होता है, क्लियर है ना। और ऐसा इसलिए होता है ना बेटा कि जैसे ही टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी से बाहर आती है ना तो ये टेम्परेचर फॉल करता है। क्या करेगा, टेम्परेचर फॉल करेगा। क्या करेगा, टेम्परेचर फॉल करेगा। कितना टेम्परेचर फॉल करता है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट है 1 to 1.5, ठीक है ना। सॉरी, जो टेम्परेचर फॉल होती है ना वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होती है। कितना होती है, टेम्परेचर को फॉल कर रहा है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। जैसे नॉर्मल हमारी बॉडी की टेम्परेचर कितनी होती है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला गया, 37 डिग्री सेल्सियस। और ये 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है ना बेटा, वो टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना उसके अंदर मियोसिस करके स्पर्म बनाने के लिए फेवरेबल नहीं होता है। स्पर्म बनाने के लिए फेवरेबल नहीं होता, इसलिए नेचर का एक क्रिएशन है, ठीक है ना। फिर टेस्टिस को क्या करो, एब्डोमेन कैविटी से बाहर कर दो। जब एब्डोमेन कैविटी से बाहर करेंगे तो टेम्परेचर फॉल होगा। और जब टेम्परेचर फॉल हो रहा है ना तो 37 ऑलरेडी है, उसमें से ये माइनस हो गया, मतलब 34.5 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देता है। और ये टेम्परेचर फेवरेबल टेम्परेचर होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होता है, ये फेवरेबल माना जाता है, ठीक है ना। और उस टेम्परेचर पे हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, या मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर है ना। तो ये क्रूशियल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लियर है ना। दूसरी चीज है हमारी जो टेस्टिस होती है ना, राउंड या ओवल इन शेप होती है, राउंड या ओवल इन शेप होती है। और इसका जो डायमेंशन होता है, ठीक है, स्टेटमेंट है 4 सेंटीमीटर हाइट मानी जाती है, थिकनेस मानी जाती है 3 सेंटीमीटर। बोला ना कि लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, और ये इसका थिकनेस, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में है, इस कंडीशन में नॉर्मल, ये इसकी लेंथ हो गई, इसकी ब्रेथ हो गई, और ये इसकी थिकनेस हो गई, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन ह्यूमन के अंदर ये जो साइज होती है वो वेरिएबिलिटी भी शो करती है। क्या होता है, वेरिएबल भी होता है। बोला ना कि बहुत सारे लोग को, ठीक है ना, जो टेस्टिस की साइज होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है, ठीक है ना। कंडीशन को हम लोग हाइड्रोसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोसेल बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए एक वेरिएबल जो होगा, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल में आपको ये चीज देखने को मिलता है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ, ठीक है। चलिए अगर हम इसके एनाटॉमी की बात करें, अगर हम एनाटॉमी की बात करें, ठीक है, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले एक राउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे टेस्टिस। मैंने क्या बोला, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हमने क्या बोला, टेस्टिकुलर लोब। क्या बोला गया, टेस्टिकुलर लोब। और इस टेस्टिकुलर लोब के अंदर ना बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होती है, सेमनीफेरस। This is called seminiferous tubules। क्या बोला गया, seminiferous tubules, ठीक है ना। और ये जो बीच का खाली जगह बच गया है, ये जो खाली जगह होता है ये ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से भरा होता है, जिसको हम लोग रेटी टेस्टिस के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, रेटी टेस्टिस के नाम से जाना जाता है। क्या बोला गया, रेटी टेस्टिस, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक दैट, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिडिडाइमस। क्या बोला जाता है, एपिडिडाइमस। बोला ना कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ना जब मियोसिस होगी तो स्पर्म बनेगा, ठीक है। और ये स्पर्म बेटा यहाँ से निकल के यहाँ पे जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो एपिडिडाइमस एक स्पेशल ऑर्गन होती है जो टेस्टिस के मोस्टली टॉप या हेडर रीजन पे पाई जाती है, और ये टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म का वर्क करता है,
समझ में आ रहा है ना, मतलब दिस इज द प्लेस वेयर द स्पर्म स्टोर टेम्परेचर। क्लियर है ना। एक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है जिसको हम लोग वास डिफरेंशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंशिया बोलते हैं। और ये एक पैसेज है जिसके थ्रू स्पर्म बेटा टेस्टिस से निकल के बाहर आता है, टेस्टिस से निकल के बाहर आता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है ना। इसके बाद से मैं बोला ना, देखिए कि टेस्टिस जो होता है ना बेटा, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है? कवर्ड होता है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। ठीक है, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? स्क्रोटम। क्या बोला? स्क्रोटम। ठीक है, क्या बोला गया? स्क्रोटम बोला गया। ठीक है ना। देखिए ये ऐसे ऊपर जाएगा बेटा, ठीक है, बोला ना कि यहाँ पे ऐसे एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। ठीक है, जिससे बेटा देखो वेसिकल टर्म लिखा है ना, दैट इज अ टाइप ऑफ ग्लैंड। एक तरीके का क्या है? ग्लैंड। और ग्लैंड है तो दैट मींस इससे सेक्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेक्रेशन हो रहा है। किस चीज का सेक्रेशन हो रहा है? आगे इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। बोला ना कि जैसे यहाँ पे आता है ना बेटा, तो ये जो पोर्शन है हमारा यूरेथ्रा है। क्या है? यूरेथ्रा। तो सिंपल सी बात है, यूरेथ्रा कहीं ना कहीं यूरेटर से जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा? यूरेटर से जुड़ा होगा तभी तो यूरिन बाहर आ रही है। ठीक है ना, तो ये हमारा यूरेटर है। ठीक है ना, तो बोला जाता है जहां पे यूरेटर यूरेथ्रा से ज्वाइंट होता है, यूरेटर यूरेथ्रा से क्या होता है? ज्वाइंट होता है ना बेटा, वहां पे एक ऐसे काजू नट शेप का एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? किसके नाम से जानते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब देख लो फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब। हमने इसको क्या बोला? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसको हमने क्या बोला? रेटी टेस्टिस। इसको हमने क्या बोला? स्क्रोटम। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस वास डिफरेंशिया। किधर लिख दो? ठीक है, चलो यहां लिख देते वास डिफरेंशिया। क्लियर है? देखिए ये स्ट्रक्चर बेटा आके ऐसे इसकी मिल जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड, ठीक है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन या दैट इज कॉल्ड पेनिस। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाएगा? यूरेथ्रा। क्या कहलाएगा? यूरेथ्रा। बस समझ में आई? अब एक एक करके ना हमें सारे टर्म के बारे में पढ़ना है, सारे टर्म के बारे में क्या करना है? जानना है। सारे टर्म का मतलब ना टेस्टिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसे कुछ फंक्शन एपिडिडाइमस कर रहा है, एपिडिडाइमस के बारे में कुछ तो जानना है। ठीक है, ऐसे वास डिफरेंशिया अपना रोल प्ले कर रहा है, इसके बारे में भी एक दो लाइन जानना है। सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में दो लाइन जानना है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में दो लाइन जानना है, यूरेथ्रा के बारे में दो लाइन जानना है, स्क्रोटम के बारे में दो लाइन जानना है। ठीक है ना, कॉपुलेटरी ऑर्गन तो नॉर्मली है। ठीक है ना, तो इसके बारे में कोई मतलब नहीं है, सबको ही जान रहे हैं। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही है ना, तो एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात? क्लियर है ना? बस इसको एक बार और समझ लीजिए। मैंने क्या बोला ना कि यहाँ जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ना, क्लास 12 स्टैंडर्ड पे अगर बोला जाता है ना, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का ना जब हम लोग सेक्शन काटते हैं, क्या बोला गया?
फेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन काटते हैं तो जस्ट लाइक दैट स्ट्रक्चर कटेगा, कटेगा। ठीक है, हमने क्या बोला कि इसमें कुछ सेल्स जो होते हैं ना बेटा छोटे छोटे, और कुछ सेल्स कैसे होते हैं, बड़े। तो छोटे छोटे सेल्स का नंबर कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, और बड़े सेल का नंबर कम होता है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, हमने क्या बोला, ये जो छोटे सेल्स है ना इसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल। क्या बोलते हैं, जर्म सेल। और इसी जर्म सेल्स के अंदर क्या होगी, क्या होगी, मियोसिस। मियोसिस का मतलब एक तरीके का रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोला गया, क्या बोला गया, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है, क्रोमोसोम नंबर बिकेम हाफ, तभी तो रिड्यूस हो रहा है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शनल डिवीजन होगा और किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल गैमेट्स। क्या बोलेंगे, मेल गैमेट्स बोलेंगे। क्लियर है ना। लेकिन बोला ना इस पूरी प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है ना, सही ढंग से चलाने के लिए ना नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, होगी कि नहीं होगी। तो बोला ना कि कुछ सेल्स ऐसी लॉन्ग पिलर लाइक सेल होती है, लॉन्ग पिलर लाइक सेल होती है, जिसको हम लोग सर्टोली सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल बोलते हैं। और इस सर्टोली सेल का काम होता है बेटा टू प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन। किसको, जो जर्म सेल्स बेटा डिवाइड करके मेल गैमेट्स में बदल रहा है। ठीक है ना, तो इसको क्या करता है, नरिशमेंट देता है। क्या देता है, नरिशमेंट देता है। बोला गया इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ना बेटा कहीं कहीं, ठीक है ना, कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है। इस सेल्स को हम लोग लेडिंग सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं, लेडिंग सेल्स बोलते हैं। और ये लेडिंग सेल्स एक तरीके का ना स्पेशल सेल्स होता है जिससे मेल हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। किसका, मेल हार्मोन्स का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। मेल हार्मोन्स का सेक्रेशन का मतलब इट सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, इससे किसका सेक्रेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन, या इसी को लोग एंड्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोला गया, एंड्रोजन हार्मोन्स का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। ठीक है ना, तो कोई कोई टेस्टोस्टेरोन बोल देता है और कोई कोई एस्ट्रोजन। ठीक है ना, तो आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सेक्रेशन कहां से होता है, तो लेडिक सेल्स से। किससे होता है, लेडिक सेल्स। और लेडिक सेल्स कहां पाई जाती है, टेस्टिस में। टेस्टिस में भी कहां, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर। ठीक है ना, या टेस्टिकुलर लोब में कह लीजिए। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं ना। वीडियो को पोस्ट कर दीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की हमने बात किया। ठीक है, हमने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब उसको सेक्शन काटते हैं तो दो अलग अलग तरीके के सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, कुछ सेल्स स्मॉल होते हैं और कुछ सेल्स लार्ज पिलर लाइक होते हैं। लार्ज वाले को हमने क्या टर्म दिया, सर्टोली सेल। क्या टर्म दिया, सर्टोली सेल्स। और इस सर्टोली सेल्स का काम क्या था, काम क्या था, न्यूट्रिशन। क्या काम था, न्यूट्रिशन। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल सेल जिसका नंबर ज्यादा था, नंबर क्या था, ज्यादा था, उसको हमने क्या बोला, स्मॉल सेल को हमने क्या बोला, जर्म सेल। क्या बोला, जर्म सेल। क्या बोला, जर्म सेल। बोला ना कि सपोज करो दिस इज द जर्म सेल, ये हमारी क्या है, जर्म सेल है। ठीक है ना, और हमने क्या बोला, इसके अंदर क्या होगी, क्या होगी, मियोसिस। जब मियोसिस होगी तो ये एक सेल चार पार्ट में टूटेगा, एक सेल चार पार्ट में टूटेगा। जस्ट लाइक चार पार्ट में टूटा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड या स्पर्म टेट्राड के नाम से जाना जाता है।
किसके नाम से? स्पर्म टेट्रा। और समय के साथ बेटा ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्पर्म, ठीक है। तो एक जर्म सेल से कितने स्पर्म का डेवलपमेंट होता है? कितने का होता है? 4, ठीक है ना। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, स्पर्मेटो का मतलब स्पर्म और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पर्म के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा ना कि इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में ना एटलीस्ट 70 to 75 डेज का समय लगता है। इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में 70 to 75 डेज का टाइम लगता है, बट क्लियर डाटा 72 डेज का दिया जाता है। कितना? 72 डेज का टाइम लगता है, ठीक है ना। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है ना। अब इसके बाद से हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एमसीक्यू में इसके कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर हम नॉर्मली बताएं कि एक स्पर्म को ना मोस्टली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, हेड, नेक और मिडिल बेस के, ठीक है ना। लेकिन अगर डिटेल में स्ट्रक्चर किया जाता है तो बताया जाता है ना कि एक स्पर्म को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पोर्शन जो होता है वो हेड होता है, फिर नेक होता है, फिर मिडिल पीस होता है और लास्ट में उसका फ्लैचुला होता है या टेल होता है, ठीक है ना। तो टोटल हेड स्पर्म को ना कितने पार्ट में? 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पोर्शन हेड, दूसरा पोर्शन नेक, तीसरा पोर्शन मिडिल पीस और चौथा पोर्शन टेल। बात समझ में आई? ठीक है। देखिए अगर डायग्रामेटिकली इसको बनाओ ना, देखिए ये सबसे पहले हेड वाला पोर्शन, ठीक है ना, जो हमारा सेलुलर पार्ट है, ठीक है ना। और इसी के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है। क्या है? न्यूक्लियस। क्लियर है ना? बोला ना कि इसके हेड पे, ठीक है, एक ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बेटा पाया जाती है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। और इस एक्रोसोम के अंदर ना बेटा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है, ठीक है, जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हाइड्रोलिटिक एंजाइम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसका डेवलपमेंट, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी या लाइसोसोम से होता है। क्लियर है ना? गोल्जी बॉडी या लाइसोसोम से इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक। और ये एक इसेंशियल चीज है। इसेंशियल चीज इसलिए ना कि जैसे मैं आपको फीमेल गैमेट्स के बारे में पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा ना कि जो फीमेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना वो हार्ड एंड टफ होती है। कैसी होती है? हार्ड एंड टफ होती है। तब हार्ड एंड टफ है तो उसको तोड़ना है ना, उसको क्या करना है? तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए किसी न किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? है कि नहीं? तो नेचर ने खुद से क्रिएट करके रखा है कि जब भी कोई स्पर्म फीमेल गैमेट्स तक जाएगा ना तो उसके पास खुद एंजाइम होगा और उस एंजाइम को फीमेल की बॉडी या फीमेल गैमेट्स के ऊपर उड़ेल देगा, जिससे उसकी ऊपरी लेयर क्या होगी? टूट जाएगी, ठीक है। जब टूटेगी तो फिर स्पर्म उसमें क्या करेगा? इंटर करेगा, ठीक है, इंटर करेगा, फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो ये एक तरीके का बेटा इसेंशियल एंजाइम होता है जो फर्टिलाइजेशन के समय अपना रोल प्ले करता है। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है ना। अब देखिए पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, आपस में कंप्लीट हो गया, आपस में क्या हो गया? ऐसे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस पूरे पोर्शन को ना हम लोग हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड। क्लियर है? क्या बोला गया? हेड बोला गया, ठीक है ना। इसको हमने क्या नाम दिया? एक्रोसोम, ठीक है, filled with hydrolytic
एंजाइम, जो किससे भरी होती है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरी होती है। एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद से हमारा कहानी स्टार्ट होता है सेकेंड पोर्शन, ठीक है ना, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? नेक। किसके नाम से जानते हैं? नेक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस नेक वाले रीजन में ना बेटा एक ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जिसको हम लोग सेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोला गया? सेंट्रियोल। क्या बोला गया? सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल बेटा दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है। एक को हम लोग प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं और एक को हम लोग डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। मतलब सेंट्रियोल खुद से डिवाइड होता है, एक ऊपर और एक नीचे आता है। ऊपर वाले को प्रॉक्सिमल और नीचे वाले को डिस्टल सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है। और ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ना बेटा, इसी से बेटा ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, ठीक है। साफ साफ को तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का डेवलपमेंट होता है, जिससे फ्लैजिला का डेवलपमेंट होता है। इसका फ्लैजिला का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब चलिए ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड मिडिल पीस। और ये मिडिल पीस बेटा ऐसे मूव, ठीक है। इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? मिडिल पीस के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और इस मिडिल पीस के अंदर ना, इस मिडिल पीस के अंदर ना एक इसेंशियल बोला ना, एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। और यहां पे ना पाई जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या बोला गया? माइटोकॉन्ड्रिया। नाम तो सुना ही होगा। अब आपको ये पता है ना कि ये जो स्पर्म है जब भी फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा तो इसके अंदर मूवमेंट होगी, मूव करेगा ना। और जब मूव करेगा तो मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एनर्जी कहां से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो मिडिल पीस मोस्टली किससे भरा होता है? किससे भरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे भरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से भरा होता है। क्लियर है? ठीक है। और ये जो लास्ट वाले पोर्शन बच गए ना, दैट पोर्शन इज कॉल्ड टेल। यही हेल्प करेगा इसमें लोकोमोशन, ठीक है ना। ये इसको एनर्जी देगा और इसके थ्रू ये क्या करेगा? मूव करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्पर्म का डिटेल स्ट्रक्चर ये होता है। बात समझ में आई? ठीक है। स्पर्म जो होता है इसके चार पार्ट होते हैं। पहला हेड, दूसरा नेक, मिडिल पीस और टेल होता है, ठीक है। जो हेड होता है इसके अंदर दो चीजें देखने को मिलती है, एक को एक्रोसोम बोला जाता है और एक हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो हमारा मेल गैमेट्स हो गए, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। लेकिन एक्रोसोम जो होता है ना बेटा, जिसका डेवलपमेंट गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम से होता है, ठीक है। और एक तरीके की हाइड्रोलिटिक एंजाइम कैरी करते हैं, ठीक है। जब भी ये फीमेल गैमेट्स के पास जाता है तो फीमेल गैमेट्स के आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको हम लोग कोरोनरी रेडिएटा के नाम से जानते हैं, उसको तोड़ने में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तब तक नहीं टूटेगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक वाले रीजन के अंदर बेटा सेंट्रियोल पाया जाता है और ये सेंट्रियोल दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है। एक को हम लोग प्रॉक्सिमल और एक को हम लोग डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल जो होता है वो हेड साइड में होता है, डिस्टल जो थोड़ा नीचे होता है, जिससे ट्यूबुलिन प्रोटीन का डेवलपमेंट होता है, जो आगे चल के फ्लैजिला के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है। क्लियर है? जो बीच वाला पोर्शन है जिसको हम लोग मिडिल पीस के नाम से जानते हैं, इस पीस के अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया भरी होती है इन स्ट्रिप्टेड फॉर्म। किसके फॉर्म में? स्ट्रिप्टेड फॉर्म के अंदर भरी होती है, ठीक है ना। जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले नेबरकोर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। किसने? नेबरकोर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है ना। इसको नेबरकोर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ना? नेबरकोर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और लास्ट वाला पोर्शन जिसको हम लोग फ्लैजिला या टेल कहते हैं, ठीक है ना, जो हेल्प करता है किसमें? लोकोमोशन में। किसमें? लोकोमोशन में। क्लियर है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कॉपी
खत्म ही कर दो।